आपको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं। ऐसे हमें जीवन के अंदर कई ऐसी घटनाएं घट चुकी है। सांची हमारा यूनेस्को का विश्व धरोहर की श्रेणी में है। तो उतने सोना उजलता है। मध्य प्रदेश यूं पुरातत्व का खजाना है। हर चीज देश की एक पहचान होती है। आपका इतना लंबा करियर रहा, इतना लंबा अनुभव है, ऐसा मैंने काम किया ना, क्योंकि हमारा ओरछा है, मांडू है। ऐसा है हर अपने आप में एक अपने अलग निशानी रखती है। इतिहास अक्सर किताबों के पन्नों में सिमटा होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किताबों से बाहर निकलते हैं, उसकी धूल साफ करते हैं और आपके सामने जो कुछ रखते हैं वो जीवंत होता है। यानी वो चट्टानों की खामोशी सुनते हैं, चट्टानों की खामोशी को वो एक हकीकत में बदल के बताते हैं कि दरअसल इन चट्टानों में क्या कुछ था या क्या कुछ है जो मानव सभ्यताएं हजारों सालों से चली आ रही हैं। ऐसी एक शख्सियत मेरे साथ हैं जिन्होंने गुफाओं की खामोशी को सुना और उसके बाद जो कुछ उन्होंने दुनिया के सामने रखा उसको लेकर दुनिया अचरज रही और आज भी है, क्योंकि हजारों साल पुराने शैल चित्रों को, भित्ति चित्रों को उन्होंने किस तरह से उस दौर में किया जब हमारे यहाँ पुरातत्व विभाग में बहुत परेशानियाँ थी, दिक्कतें थी, लेकिन उनकी जो जीवटता थी और उनका जो समर्पण था उसका सम्मान भी हुआ है। मैं आज बात कर रहा हूँ डॉक्टर नारायण व्यास की, जिनको केंद्रीय सरकार ने, मोदी सरकार ने 26 जनवरी के दिन पद्मश्री देने का ऐलान किया है। मेरे साथ हैं डॉक्टर नारायण व्यास जी। बहुत स्वागत है सर। नमस्कार आप सभी को। सर, अमूमन शुरुआत तो ऐसी होती है कि आपको कैसे इस फील्ड में रुचि हुई और इतना लंबा कैरियर आपने कैसे शुरू किया? ऐसा है कि मैं सबसे पहले चित्रकला फाइन आर्ट का विद्यार्थी था, बचपन से बनाया करता था। तो ये उज्जैन मेरा निवास है, तो मेरे गुरु डॉक्टर वाकणकर थे। एक बार उनका जो व्याख्यान डॉक्टर वाकणकर साहब आर्य समाज में हुआ, मेरे पिताजी मुझे ले गए वहाँ, बताया और उनसे चर्चा करी कि ये मेरा पुत्र है, नारायण है, ये चित्रकला में सीखता रहता है, इधर उधर बनाता रहता है, फालतू कागजों में बिगाड़ता है, मैं चाहता हूँ इसको एक लाइन मिल जाए। तो उस दिन से वाकणकर जी ने कहा इसको मेरे यहाँ ले आओ कला भवन में उज्जैन में और इसको प्रशिक्षण में देता हूँ। तो इस प्रकार 1963-64 में मुझे मेरे पिताजी वहाँ ले गए वाकणकर साहब के यहाँ पे और मुझे चित्रकला का ज्ञान देने लिया। फिर वहाँ पर मैं 1964 से जो चित्रकला का जो कार्यक्रम शुरू किया, सीखने किया, तो उन्होंने मेरे कई परीक्षाएँ दिलवा दी। इंटरमीडिएट ग्रेड 9 बॉम्बे से किया और डिप्लोमा इसका फाइन आर्ट का किया वहाँ से। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरा रुझान उनके जो रखी बहुत सी चीज़ें थी, जैसे मूर्तियाँ थी, पुराने मिट्टी के पात्र थे, कई रखे हुए थे उनके यहाँ। तो मुझे लगा कि क्या चीज़ है, तो उन्होंने कभी को समझाया है कि तुमको ये तो पुरातत्व कीजिए, आपको यदि ज्ञान करना तो इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बीए करने के बाद उन्होंने मैं कहा कि तुम यदि चाहते हो इस आना तो पुरातत्व में एमए कर लो। तो उनके के अनुसार उज्जैन विश्वविद्यालय में मैंने ये पुरातत्व में एमए किया उन्हीं के मार्गदर्शन में और ज्ञान उनसे किया और उनके साथ कई आसपास की साइट्स पे जाने लगा। तो मुझे चित्रकला की तरफ रुझान कम होने के बजाय मैं इसमें पुरातत्व के अंदर ज़्यादा जाने की इच्छा हो गई। तो उनके मार्गदर्शन मैंने डिप्लोमा आर्कियोलॉजी दिल्ली में भी किया, दिल्ली में रहकर वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंदर मैं 1972 ज्वाइन किया। लेकिन उसके पहले उनके साथ मैं कई स्थानों पर भी गया और जब मैं कुछ बेरोजगार रहा तो उन्होंने कहा तुमको चिंता की बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो और काम करो। तो जनवरी 1972 में मुझे वो वाकणकर जी भीमबेटका ले आए और कहा तुम मेरे साथ रहो यहाँ, कुछ मैं तुमको दूंगा नहीं, केवल खाना दूंगा और तुम मेरे साथ काम करो। भाई मेरे को तो काम करना था, सीखना था गुरु जी से। तो मैं वहाँ पे उनके साथ काम करने लगा और लगभग 3 महीने तक उनके लगातार उनको पुरातत्व का उनके साथ अध्ययन किया। उनके साथ वो शैल चित्रों का अध्ययन किया। जंगलों में भरे पड़े थे जानवर, जितने जंगल में जानवर बहुत थे, हिंसक जानवर थे, उनके बीच में रहते उन्होंने काम करवाया और पूरा 10 किलोमीटर का सर्वे किया और कोई 650 रॉक शेल्टर्स जिसके अधिकतर में पेंटिंग बने थे उसको मेरी बात बताई, पूरा इतिहास बताया किस प्रकार इनको किया जाना है। और उनका ये था कि उन्होंने 57 में उसकी खोज की थी और उनका ये कहना था उस समय में कि जो इतनी बड़ी ये स्थल है, पुरातत्व स्थल है पूरे 10 किलोमीटर का, विश्व का सबसे बड़ा, तो क्यों नहीं आदि मानव सभ्यताओं की ज़्यादा खोज की जाए पुरातत्व उत्खनन से। तो उन्होंने वाकणकर जी ने विक्रम विश्वविद्यालय से अनुमति लेकर वहाँ पे काम शुरू किया। क्योंकि उस समय में हम 2-3 लोग ही थे, मैं था और उनका असिस्टेंट था। क्योंकि मैंने डिप्लोमा आर्कियोलॉजी में पूरी ट्रेनिंग ली हुई थी इसकी, तो मैंने पूरा उनके साथ काम शुरू किया। कई दिनों तक करते करते जब सर्विस में आ गया
तब भी मेरा उनके साथ संपर्क ही रहा। लेकिन पुरातत्व क्षेत्र में मैं आने से मेरा उनको सबसे बड़ा श्रेय है। और जगह जगह जाने के बाद उन्होंने मेरे को पूरे देश भर की चीज़ें बताई, उनके साथ काम किया और क्या कैसे क्या करना चाहिए पूरी मेरे को तकनीकी उनको दी। तब से मैं एक ऐसा जो फ्लो चला जो मैं आज तक चला आ रहा है, लगभग 37 साल की सर्विस में मैंने उनके मार्गदर्शन में भी विभाग में भी काम किया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दमन, दीव और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सब जगह काम किया। और अंत में 2009 में सेवानिवृत्त होकर मैं भोपाल रहा। और भोपाल के आने के बाद तब तक तो वो चले गए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो ये काम बचा है तुमको अवश्य करना है। तो उसके बाद भी मैं जो जनता में जागरूकता लाने के लिए ये काम करने लगा, जिसमें पुरातत्व का ऐसा विषय है। मेरा ऐसा कहना है कि आजकल पीढ़ी जो है उसको भी देखे, यदि हम उनको संभाल कर रखेंगे तो अगली पीढ़ी भी इस पर काम करेगी, क्योंकि हमारी धरोहर है, हमारी राष्ट्र की धरोहर है और इसी धरोहर से हमारे विश्व की पहचान है। इस प्रकार मैंने उनके साथ काम शुरू किया और कई जगह वो मार्गदर्शन मुझे दिया करते थे। विशेष रूप से सांची के आसपास का क्षेत्र शैल चित्रों का था, वो हमने खोजी। उसके साथ ही मेरे जब वो गुजरात में मेरे पदस्थ थी तो वहाँ पर वो सरस्वती नदी का सर्वे कर रहे थे और उस समय वहाँ मैं काम कर रहा था, पदस्थ था। एक रानी की वाव, एक बहुत बड़ा बावड़ी है जिसे रानी की वापी भी बोलते हैं, रानी की वाव। ये 100 के नोट पे आप देखते होंगे, उस पर एक नोट पे एक मॉन्यूमेंट बना है, वो बावड़ी है। तो काफ़ी वो दबी हुई थी, तो एक मेरे लिए वो चैलेंजिंग काम था। जब चैलेंजिंग काम ये था, वो काम कोई कर नहीं रहा, तो मैंने कहा चलो ये काम मैं करके दूंगा विभाग। तो मैंने वहाँ काफ़ी समय तक का पूरी बावड़ी का उत्खनन किया। जितनी मूर्तियाँ थी उनका सब डॉक्यूमेंटेशन, फोटोग्राफी और पूरे नोट्स तैयार करके बहुत बड़ी रिपोर्ट डिपार्टमेंट को दी। और उसी के आधार पर भविष्य में गवर्नमेंट ने योजना बने, उसको विश्व धरोहर स्मारक जिसे सांची को और भीमबेटका को घोषित किया। इसे 2014 में मोदी जी के समय उसको घोषित। और इतनी बड़ी विशाल बावड़ी, उसमें इतना जोखिम का काम था कि मैं 2-3 बार तो उसमें गिरते बचा, लेकिन जुनून मन में ऐसा था कि इसको हमें काम पूरा करना। मूर्तिकला है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्रसिद्ध चीज़ है, वहाँ देखने को मिलता है कि आज लोगों के आज सामने है। तो ये सब मैंने वहाँ प्रारंभ किया और उसी वाकणकर जी के मार्गदर्शन में मैंने सब काम किया। क्योंकि मैं 1975 में वाकणकर साहब को ये पद्मश्री का अवार्ड दिया गया, उसी समय से मेरे दिमाग में भी आया था क्यों ना मैं भी इसलिए प्रयास करूं कि मुझे भी मिले। लेकिन आगे देखो, मेरा सपना आज 50 साल के बाद सरकार ने सुना, वो देखा और मुझे अवार्ड दी। आपको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं कुछ लोग, कुछ बोलते हैं। वो ऐसा है वो स्टेट आज को ऐसा मैंने काम किया ना। हाँ। अब क्या है कि कितने अपने शरीर जिसको तपाएंगे ना, हाँ, तो उतने सोना उजलता है। तो मेरे को कहता है तुम अपने तरह खूब काम करो, इतना पर काम मत करो कि राख बन जाओ, तुम हो चमक जाओ, राख मत बनो, चमको। ये मुझे वाकणकर साहब हमेशा कहा करते थे। तो उसी टाइप से मैं अपना काम करने लगा। मैंने अपना उद्देश्य बना लिया, मेरे को ये काम पूरा करना है तो करना है। चंदेरी में हज़ारों मूर्तियाँ निकली थी, तो लगभग 3000 मूर्तियों का डॉक्यूमेंटेशन किया, रिकॉर्ड तैयार किया। आज इतना विशाल संग्रहालय है वहाँ पर। तो इस प्रकार के जो ज़िंदगी में काम करने को मिले, मुझे मौके मिले, विभाग में रह के मैंने पर भारत में काम किया और स्पेन में भी किया, कल्चरल एक्सचेंज में म्यांमार में भी मान्यूमेंट्स के विकास के लिए काम किया। और अंत में मैंने यही सोचा कि अपने गृह नगर अपने भोपाल है, इसके आसपास की धरोहर को आज जनता के सामने लेके आए। तो यहाँ से सब जो काम शुरू किया और हम इतिहास संकलन समिति मध्य भारत के माध्यम से हम कई नई नई खोज कर रहे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद ये काम तो करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, इतिहास बताते हैं। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण हमने खोज और की थी, जिसे हम ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। रायसेन जिले में गोरखपुर गांव के पास में एक बहुत बड़ी नगर के अवशेष मिले हैं, जो करीब लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी के। यदि आप जाके देखेंगे, इतनी विशाल दीवार है, जैसे लगते सुरक्षा की दीवार है जो बनाई गई थी। वहाँ पे कुछ राजाओं में आपसी मनमुटाव होते थे उस तत्कालीन समय में, उनसे बचने के लिए वहाँ के परमार राजाओं ने वो दीवार बनी। उस दीवार को आप देखेंगे, आपको आश्चर्य लगा कितने बड़े विशाल पत्थरों से दीवार बनाई है, जहाँ के लोग आक्रमण भी करेंगे तो वो आ नहीं सकते, और अंदर से इतनी चौड़ी के घोड़े भी दौड़ सकते हैं। और वहीं पे रेसिडेंशियल निवास के कई जगह महल बने हैं, मकान बने हैं, सब तरह की चीज़ें बनी है। उसके साथ साथ ही वहाँ कई मंदिरों के पुरातत्वीय अवशेष हैं। यदि हम वो जंगल में यदि हम शोध कार्य करते हैं तो अभी वो काम वहाँ का बाकी बचा है, अभी कई वर्ष लग जाएंगे उसको काम करने में। और ऐसा स्थान है कि अपने भारत का एक नाम विश्व में हो जाएगा। इतना बड़ा एक महानगर यहाँ मिला है जिसके अंदर कई मंदिरों के अवशेष है जो अपने बाहर निकलने की राह देख रहे हैं यहाँ पर। और हम चाहते हैं वो जितनी जल्दी निकले, लोगों के सामने आए, तो एक अलग ही अपना आनंद अनुभूति की इतिहास कितना महत्वपूर्ण है हमारा। सांची हमारा यूनेस्को का विश्व धरोहर की श्रेणी में है। उसको जब आपने देखा या काम शुरू किया तो किस तरह की दिक्कतें आपको आई होंगी?
क्योंकि तकनीकी थी नहीं, कुछ छेनियाँ तोड़ी। एक्चुअली क्या है, एक यूनेस्को के प्लान है कि जो एक अब हर चीज़ देश की एक पहचान होती है। हमारे देश की पहचान है सांची का स्तूप है, भीमबेटका है, अजंता एलोरा गुफा है। ये हमारे देश की कला का प्रतिनिधित्व करती है, अपने धरोहर का प्रतिनिधित्व करती है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो देश को एक नई राह दिखाती है। और सांची एक ऐसा स्थान है जो शांति का संदेश दुनिया को देती है। तो बौद्ध धर्म का यहाँ से जो प्रारंभ हुआ, विकास हुआ, वो सांची से हुआ। तो सांची से सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा ये वो बोधि वृक्ष लेकर लंका गए। वही सबसे पहला यहाँ से बौद्ध धर्म का प्रचार का पहला प्लान था, पहली योजना थी। और उसी के आधार पर आज ये विश्व धरोहर ये श्रेणी में लिया गया। इसके आने के पहले भी ये तो थोड़ी समस्या ये आती है कि हमारे जो मॉन्यूमेंट से धरोहर है, किसी प्रकार का इंक्रोचमेंट ना हो, उसमें किसी प्रकार का तोड़ फोड़ ना हो, सुरक्षित पूर्ण रूप से हो, तो वो धरोहर हमारी विश्व धरोहर के रूप में आ जाती है। भीमबेटका भी देख लिए, सांची भी देख लिए, कई भी देख लिए। धरोहर के आसपास से अतिक्रमण हटाएंगे, उसको सुरक्षित करेंगे ताकि लोग नज़रों के सामने आके दिखे। तो विश्व धरोहर की जो कमेटी होती है, वो कमेटी के आधार पर ये उसे डिसाइड किया जाता है ले या न ले। इसी प्रकार भीमबेटका को भी लिया। उस समय बड़ी कठिनाई हुई थी, कई तरह की समस्या आई थी, जंगल की आई, पहाड़ की आई, आने जाने की कितने खतरनाक रास्ते थे। लेकिन एक जुनून ऐसा था कि उसको हमने पूरा किया। और पूरे विभाग के सब कर्मचारी मिल के, दिल्ली महानिदेशक सब लोगों ने मिल के प्रयास करके पूरा प्रपोजल तैयार किया। और 2003 में आज देख रहे हैं उसको विश्व धरोहर श्रेणी में ले लिया गया, जो विश्व की सबसे बड़ी आदि मानव की स्थान है, जहाँ आदि मानव को लाखों साल पुराने हथियार मिलते हैं और हज़ारों वर्ष पुराने शैल चित्र मिलते हैं, जिससे हमें उस समय की जानकारी मिलती है। किस प्रकार लोग नृत्य करते थे, किस प्रकार पहनावा होता था, और किस प्रकार पशु पक्षी होते थे। और बहुत से पशु पक्षी जानवर में ऐसे देखेंगे उस समय तो बहुतायत में होते थे, लेकिन आज वो विलुप्त हो चुके हैं। जैसे गेंडा, या गेंडे की भरमार थी कि आदमी जो पुराने जो लोग हैं जो देखते थे वही अभिव्यक्त करते थे। तो यहाँ गुफाओं के अंदर गेंडे के भी चित्र हैं, हाथी के भी चित्र हैं, और कई ऐसे तरह के जानवर जिसको हम पहचान नहीं सकते, वो भी यहाँ थे, इन्हें आज लुप्त हो चुके। यदि हम खोज भी करेंगे तो वो हमें देखने को अपने भविष्य में मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश यूं पुरातत्व का खजाना है। आपको ऐसे कौन सी और भी जगह मध्य प्रदेश में लगती हैं जो कि विश्व के या हमारे देश के मानचित्र पे आना अभी बाकी हैं? जैसे हमारे देखिए मध्य प्रदेश के अंदर हम इसकी धरोहर की देखते हैं, सीरीज देखते हैं। आदिकाल से इन्हें मानव सभ्यताओं के विकास से ला के वर्तमान तक का इतिहास लगातार स्मारकों में पुरावशेषों देखने को मिलता है। फिर भी यहाँ के जो बहुत बड़े महान नगर कहलाते थे, उसमें विदिशा है जिस बेसनगर एरिया, और दूसरा उज्जैन है। एक मंदिर निकला था कुछ साल पहले। हाँ, एक विदिशा का है और एक उज्जैन का है। तो दो ऐसे महानगर रह चुके उस ज़माने के, जिसे महाजनपद भी कहते हैं। 16 महाजनपद में पूरा देश बटा हुआ था। उसमें अवंती भी जो था, उज्जैन जिसकी राजधानी थी, वो सबसे महत्वपूर्ण माना है। बहुत बड़ा विशाल था, कई एरिया में था। विदिशा वगैरह के आसपास का क्षेत्र उसी में आता था, उज्जैनी में आता था। वहाँ के सिक्के वहाँ की पहचान थी, वहाँ की धरोहर, वहाँ की जो प्राचीन चीज़ें उज्जैन की पहचान थी, उनकी भी अलग निशानी थी, उनकी अलग से लिपियाँ थी जो सिक्कों में देखने को मिलती है। तो उस समय का यदि पुरातत्व उत्खनन वहाँ किए, भारत सरकार ने भी किए, राज्य शासन ने भी किए, पुराने उससे सामने आए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उज्जैन में, विदिशा में उत्खनन किए। उस उत्खनन में बड़ा बड़े अट्टालिकाओं के अवशेष मिले हैं, पुराने घरों के मिले, भूमिगत नालियों के मिले, पानी के सिस्टम के मिले, किस प्रकार नगर की सुरक्षा की जाती वो उसमें देखने को मिली। तो हमें भोपाल के निकट विदिशा शहर है, विदिशा शहर के बाद बेसनगर एरिया है, जो कभी सम्राट अशोक की ससुराल रही थी। सम्राट अशोक की ससुराल विदिशा ही थी, जिसमें बेसनगर एरिया है। वो दो तरफ नदियों से घिरा था, बेतवा और बेस, और तीसरी तरफ एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था। उसके बीच में वो नगर बसा हुआ था, और वो नगर ऐसा था, बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। विदिशा से जो लोहे का व्यापार होता था, हाथी दांत का व्यापार होता तो विश्व प्रसिद्ध था। क्योंकि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो आजकल होते तो पुराने समय में भी होते, दक्षिण पथ से जो राजमार्ग आता था, उज्जैन आता था। उज्जैन से भोपाल के निकट नगर गोंदरमऊ स्थान है, सुना होगा सभी लोग, गोनार्द नाम था। और वो ऐसा सबसे किस्मत वाले हम लोग हैं कि गोनार्द जो गोंदरमऊ गाँव में महर्षि पतंजलि का जन्म स्थान है, ऐसा माना गया। और वहीं से मार्ग विदिशा जाता था सांची होते हुए, और सांची से फिर वो मगध की ओर जाता था। कई स्थान उसमें बीच में आते थे। और सांची के जो स्तूप बने उसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो हाथी दांत के कारीगर थे, महान कारीगर थे, उन्होंने वहाँ पत्थरों पे काम किया जैसे हाथी दांत पे काम करते हैं। वहाँ के आप 4 तोरण द्वार देखेंगे,
चार तोरण द्वारों पर इतनी अच्छी जातक कथाएं बनी हुई है। गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र के ऊपर सारी उसमें जानकारी मिलती है। वो भी एक द्वार, एक पहेली है। यदि उन पहेली को समझ लेंगे तो गौतम बुद्ध की पूरी ज़िंदगी हम जान जाएंगे कि कितना उन्होंने महान त्याग किया है अपने जनता के लिए, लोगों के लिए, और उन्होंने अपना जीवन जातक कथाओं के आधार पर कैसे समर्पित किया अन्य लोगों के लिए, उसकी जानकारी अद्भुत वहाँ पर है, जो इस विश्वधर श्रेणी के अंदर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुछ जानकारियाँ कुछ साल पहले मिली थी कि शिवपुरी तरफ भी कुछ शंकर या पार्वती कुछ मंदिर मिले हैं। ऐसे वो जो पूरा जो क्षेत्र है ये, जैसे हम कहें कि प्राचीन काल से चला आ रहा है, तो यहाँ उस समय में 9वीं 10वीं शताब्दी का प्रमुख राजवंश थे, जिसमें ग्वालियर का क्षेत्र था पहले प्रतिहारों के में था, फिर उनके सामंत ये जो कच्छप घात हुए, अपने भोपाल और ये मालवा साइड में परमार राजा हुए, वो खजुराहो साइड में चंदेल शासक हुए, और जबलपुर साइड में हम देखें कलचुरी शासक। इन महान शासकों के समय बड़ी महान कलाएँ यहाँ बनी, विकास बहुत हुआ, जिसमें जो ग्वालियर के क्षेत्र है, मुरैना के क्षेत्र है, वहाँ कलचुरी राजा ने ये कच्छपघात शासकों ने बड़े विशाल मंदिर बनाए, जिसमें शिवपुरी के पास, मुरैना के पास ककनमठ का मंदिर है, बड़ा विशाल मंदिर, जो बाहर कोर उसको दिखेगा, लेकिन उसमें ऐसा लगा कि एक के ऊपर पत्थर कैसे बेने से लिखा शिव मंदिर पे। वो शिवपुरी में जाएंगे, शिवपुरी के पास जो गढ़ी है सुरवाया की, वो गढ़ी पे देखते ही बनती, इतनी सुंदर गढ़ी है कि उतने सुरक्षित इतने मंदिर उसमें बने कि उसमें इतना बड़ा आश्चर्य होता कि कैसे कैसे ये लोग बनाते थे। तो ये बड़ा समृद्धशाली एरिया है यहाँ पर। पुरानी तकनीक अलग थी, अब लिडार और इमेजिनरी चीज़ें आ गई हैं, तो आपने उस दौर में कैसे ये सब काम किया होगा और अब क्या चल रहा है नए ऐसे तरीके से? आजकल जो पहले जब हम लोग काम करते थे, कहीं भी जाना होता, पैदल जाना होता था, सड़कें नहीं होती थी, सामान अपने साथ ले जाना पड़ता था, कोई अटेंडेंट रात में रखते, जहाँ समय मिल गया खाना बना लिया, खा लिया, चल दिए, काम शुरू कर दिए। आज हम जो देख रहे हैं इतनी सब बहुत सुविधाएं हैं, सड़कें भी हैं, कंप्यूटराइज है, हर चीज़ है, लेकिन उतना काम हम नहीं कर पाते। लेकिन उस समय कठिनाइयों के रास्ते होने के बाद भी हम लोग काम किया करते। हमें 1 महीने में 20 दिन हमें प्रोग्रेस देनी पड़ती थी कि हमने इस माह कितनी उत्खनन काम किया, हमने कितने या प्रोग्रेस करी, नई जानकारी सामने कैसे हम लाए। तो इतनी कठिनाई तो होती है, लेकिन ऐसा है कि ये पुरातत्व ऐसा है, कितने भी हम आधुनिक बन जाए, लेकिन हमें मैनुअल काम ज़्यादा करना पड़ता है। यदि पुरातत्व उत्खनन भी हम करते हैं तो हमको अपने हाथों से धीरे धीरे उसको करेंगे। यदि हम मशीनों से, इन चीज़ों से करेंगे तो चीज़ें नष्ट हो जाएगी। तो हर चीज़ में किसी साइट को हमें उत्खनन करना हो, नया इतिहास निकालना हो, तो हम धीरे धीरे उसमें काम करेंगे। 1-1, 2-2 इंच खोदेंगे, उसके अंदर जो मिट्टी मिलेगी या जो चीज़ें मिलेगी उनको हम सॉर्ट आउट करके छांटेंगे और अलग अलग उसके डेट के हिसाब से, ऊंचाई और गहराई के हिसाब से अलग रख के, जो अंत में नीचे तक जो जाएगी वो चीज़ हमें सबसे पुरानी मिलेगी। और जो हर काल की चीज़ें हमें मिलेगी, उसमें आइडेंटिफिकेशन के सिक्के भी मिलते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती है जैसे समय काल उससे निर्धारण होता है। और उसी पे जो इतिहास पुरातत्व सामान जब निकालेंगे तो इतिहासकार के सामने भी आते हैं, तो इतिहासकार उन सामान के आधार पर ही, वस्तुओं के आधार पर ही पूरा इतिहास तैयार करेगा। ये साहित्य में भी इस वर्णन मिलता है, और किसी चीज़ की प्रामाणिकता जाहिर करने के लिए भी हमें साहित्य और इनकी प्रामाणिकता के पुरातत्व का सहारा लेना पड़ता। जैसे उदाहरण के हम देते हैं कि महाकवि कालिदास जो 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में हुए हैं, उन्हें ये मेघदूत नाम का ग्रंथ लिखा है, जिसके अंदर उन्होंने तत्कालीन स्थिति का पूरा वर्णन किया है, कलात्मक किया है। जैसे दक्षिण से रामटेक से मेघ आते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, नर्मदा पार करते हैं, विंध्याचल पर्वत वाला पार करते हैं, उसके बाद ये दसाण विदिशा प्रदेश में आते हैं, फिर उज्जैनी तरफ जाके दसपुर विदिशा मंदसौर तरफ चले। जो ऊपर से जो वर्णन किया हुआ है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे भारतीय पराग सर्वेक्षण ने पहले यहाँ उत्खनन किए हुए हैं, और उत्खनन के आधार पर हमने उसमें देखा है कि जो मेघ वर्णन कर रहा है अपना मेघदूत के माध्यम से, वो है कि नहीं। तो हमें लगा कि जैसे जब मेघ उज्जैन की तरफ जाता है शाम के समय, शिप्रा तट पर वो करते हैं कि महाकाल का मंदिर है, विशाल अट्टालिका है, बड़े बड़े भवन बने हुए हैं। तो उसको हमने बिल्कुल परीक्षण करके देखा, उस जगह क्षेत्र में उत्खनन हुआ, वाकई में कालिदास का वर्णन बिल्कुल सही है कि वहाँ बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के अवशेष मिले हैं, पानी का सिस्टम पूरा मिला है, पूरे आज टीलों के रूप में आज वो है, और वो क्षेत्र भी वही है जैसा कालिदास ने। तो इस प्रकार के हमारे साहित्य को, इतिहास को प्रामाणिकता देने के लिए पुरातत्व उत्खनन करके कभी प्रयोग किया जाता है। तो ये देखा जाए, इतिहास जानने के लिए, करने के लिए पुरातत्व को बहुत महत्व, और हम चाहते हैं कि जितने लोग आजकल की पीढ़ी इस चीज़ को जाने, प्रैक्टिकली जाने, मैनुअल जाने, न कि ज़्यादा मशीनरी पे निर्भर हो। मशीनरी तो जब होती है कि जब हम काम नहीं कर पाएंगे या कोई वजनदार चीज़ें होती है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तब वैसे हम मैनुअल रूप में हम लोग मिलजुल के काम करें, तब नए इतिहास हम रचाएंगे।
आपका इतना लंबा करियर रहा, इतना लंबा अनुभव है, कुछ ऐसे अनुभव आपके पास होंगे जो आप घर में बच्चों को, अपने पोते पोतियों को सुनाते होंगे, या आपको अविस्मरणीय है, वो जीवन भर याद रहेंगे, ऐसे कुछ? ऐसे हमें जीवन के अंदर कई ऐसी घटनाएं घट चुकी है जिसको हमें कहना चाहिए बड़ा कौतूहल भी होता है कि हम इतना कैसे काम कर गए। जैसे हम रायसेन ज़िले में सर्वे कर रहे थे, सर्वे करते करते हम करीब 20 किलोमीटर चल लिए। 20 किलोमीटर जाके हमने कोई बहुत नई नई चीज़ों की खोज की, प्राचीन मानव की सभ्यताओं की और इनकी की। लेकिन 1 किलोमीटर पे एक गांव और है जिसे उसमें भी चीज़ें थी। अब हमने सोचे कि शाम तो हो रही है, यदि हम इसके लिए फिर घर जाएंगे फिर आएंगे 20 किलोमीटर तक, तो क्यों नहीं कर लिया जाए। तो इसी समय वो रात भी हो जाती, तो अब क्या करें, रात गाँव के अंदर कैसे गुजारना। कुछ हमारे पास साधन नहीं, ना कोई कपड़े नहीं, लेकिन हम झोपड़े जाके सो जाते थे। जो मिल गया खा लिया, नहीं तो हम तो कई दिन भूखे भी रहते थे और कई दिन देखते खाना भी बहुत मिल जाता था। जब भंडारा होता तो वहाँ से भी हम लोग मिल जाते थे, थोड़ा ग्रहण कर लेते प्रसाद, ताकि हमारी एक टाइम की भूख मिटे। लेकिन ये क्या है, ये लेकिन हम जब ये काम करने के बाद हमें जो चीज़ें दिख जाती है तो हमें कोई भूख प्यास याद नहीं रहती है, हम काम करने का करते हैं। हम जैसे चौकीगढ़ का गड़ा बड़ा प्रसिद्ध कीड़ा बाड़ी के पास, अब तो बहुत साधन है जाने के लिए। उस समय ऐसा था कि हमें किसी ने नेक्स्ट में बताया कि यहाँ बहुत बड़ा किला है, विशाल किला को। तो हम जाके देखने गए तो पहले हमें डरा है कि यहाँ जंगल है, जानवर होंगे, सब कुछ होंगे। खाने पीने कुछ नहीं था, पानी भी ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया। हम चलते चलते 5 किलोमीटर तक पहाड़ी पर चलते गए, लगी प्यास, अब हम क्या करें। तो देखा था कुछ दिन पहले हमारे पानी एक गड्ढे में भरा पड़ा है, उसमें कीड़े तैर रहे हैं। अब क्या करें, मरता क्या ना करता। तो हमने वही थोड़ा थोड़ा पानी छान के वही पिया, कीड़े तो ऊपर रह गए, बाकी वो पानी पिया। भगवान जाने उसमें फिर क्या हुआ, लेकिन हम अपने मिशन में सफल होकर वो चीज़ हमने खोज निकाली, वो किले में देखा पूरा हमने। तो ऐसे जानवरों के बीच में भी काफ़ी घटनाएं आ जाती है। हाँ, वही हम जानना चाहते हैं किस तरह से कोई जान, अब जैसे हम जान पे बनाई होगी कभी। भीमबेटका क्षेत्र में हम जब एक बार गए तो सामने हमारा तेंदुआ आ गया था, जो जंगलों से भरा हुआ था। लेकिन कैसे बचे थे, गांव का चौकीदार साथ में भी था, उसने टैक्सी उसको भगा दिया। तो इस प्रकार की ऐसी घटनाएं बहुत घट जाती है। एक बार हम पहाड़ी पे चढ़ गए, भीमबेटका की पहाड़ी, सीधे उतर नहीं पा रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से सहारा देके किसी ने हमें उतारा। तो हमने कहा कि अब रिश्तों तो ले ली, कैसे क्या करते। इस टाइप से जीवन में कई तरह की सी घटनाएँ आ जाती। मैं आपको ये बताऊँ कि ये रानी की वाव जो गुजरात में जब हमने काम किया 120 फीट गहराई में, उसमें जब खोदते खोदते क्या होता है, जब हम काम करते तो ऊपर से नीचे थे चक्कर आने लग जाते थे। 2-3 बार ऐसा हो चुका था, हम ऐसे आँख बंद करके लेट जाते साइड में, थोड़ी देर जब नॉर्मल होते तब वो कर। एक बार जब वो इसके फोल्डिंग में मचान पे बैठे तो मचान ही अचानक टूट गया। हम दीवार पकड़ के लटक गए। लेकिन क्या, जब वो आवाज़ आई मचान टूटने की तो एकदम दौड़े श्रमिक आए और हमें निकाल बाहर बैठाया फिर। तो इस प्रकार के अनगिनत जितने हम सोचेंगे उतनी चीज़ें हमें मिलती जाएगी। लेकिन ये है कि आज हमें संतोष है कि हमने जो काम किया है आज दिख रहा है लोगों को। और ये हम मोदी सरकार को भी बड़ा धन्यवाद देंगे कि उन्हें व्यक्ति की जड़ तक पहुँच के देखे इन चीज़ों को। नहीं तो हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते कि ऐसा भी समय हमारे लिए आएगा। तो हमारा सपना जो है हमारे वाकणकर जी का जो देखा वो आज हमारा साकार हो गया। आज ये हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है, हमारे परिवार को भी खुशी है, हमारे लोगों को खुशी है। हम परिवार वालों को कई बार हम मिलते हैं तो हमारे किस्से कहानी सुनाते तो खुद आश्चर्य करते थे। एक बार यहाँ भोपाल के पास सद्धरा करके साइट है, थोड़ी इंटीरियर जंगल में, अब तो सड़क बन गई, गाड़ी से भी जा सकते हैं। जब हमने काम 1993 में शुरू किया, उसमें इतना घना जंगल था, कोई साधन नहीं था। 7 किलोमीटर पैदल जाना सुबह और 7 किलोमीटर शाम को आना, और दिन भर वहाँ धूप में ठंड में खड़े रहना। तो एक एक दिन में हमारा इतना समय निकलता, तो कुछ लोग देखते आप इतना कैसे चल लेते। हम नहीं चलते, हमारी हिम्मत चला देती थी, इसलिए हम जाके वो काम करके आते। तो हमने वहाँ लगभग 10 साल काम किया पैदल जा के। और आप आश्चर्य करेंगे इतने दूर जाना आना कितना मुश्किल होता है, और वो भी उस समय के अंदर। लेकिन एक जुनून जो था, वो जुनून हमारे साथ काम करता था, और आत्मविश्वास और गुरु जी की प्रेरणा। अपने कामों से भी आपको कभी फुर्सत मिली क्या, और मिली तो उसमें क्या किया आपने? क्योंकि जुनून है आपका जो आज आपको इतना बड़ा पुरस्कार। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि मैं फाइन आर्ट का बैकग्राउंड भी रहा है, और मेरे को क्या होता है, मेरा ये पूछना है कि अकेलापन जब होता है, बहुत समय है, तो वो बिताते कैसे हो आप? नहीं, मेरे लिए देखो काम की कोई कमी नहीं। जब मैं एकांत में जब रहता हूँ, कोई नहीं रहता, तो मेरे मन में ऐसा लगता है कि हर चीज़ में कला दिखती है मेरे को। चाहे हम कचरा भी फेंकेंगे तब भी कला दे, सफाई करूँगा कि ज़मीन बेचूँ तो मेरे कुछ ना कुछ कला दिख जाएगी, मैं बना लग जाऊँ। सब्जी आएगी घर में, मैं साफ़ करूँगा, छिलके निकलेंगे, मैं छिलके की आर्ट बना लूँगा। जैसे उसमें
डांसिंग सीन बना रहे हैं, जानवरों की सीन बना रहे हैं, उसमें बना लेते। सब्जी घर में मेरे आएगी तो पहले मैं सब्जी देखूँ किस प्रकार की है, उससे क्या चीज़ हम बना सकते हैं। तो अदरक आती है घर पर, अदरक को चेक करता हूँ, अदरक देखता हूँ उसमें कौन सी पशु बन रहा है, पक्षी बन रहा है, क्या बन रहा है। ये मेरे कम से सैकड़ों कलाकृति बना, जो कि जगह वो कबाड़ से जुगाड़ करके मैं कई तरह के ऐसे चीज़ें बनाई है। जो कि ना गणेश जी बनाए, गणेश जी का सीजन आता है तो मैं गणेश जी की हर साल अपने घर में अपने हाथ से बना के उनकी स्थापना करता हूँ। और जो भी सामान दिखता है मैं गणेश जी उसमें बनाता है। मेरे बनाए हुए बहुत कलाकृतियाँ हैं। और कुछ पेंटिंग में तो मैं नेशनल अवार्ड भी मिला, जो देख रहे हैं आप, जो लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय कालिदास समारोह जो उज्जैन में होता है चित्रकला पेंटिंग का, उसमें मेरे सिलेक्टेड पेंटिंग भी हुए 3 बार वहाँ पर। तो उसमें विशेष प्रशंसनीय पुरस्कार मैंने क्या है, रॉक पेंटिंग में काम किया, चित्रों बनाया। तो मैं वो पेंटिंग के बेस पे शैली वही रहती है और कहानी उसमें वो कालिदास की रहती थी। इस प्रकार के मैं बनाता। और जो हमारे गुरु वाकणकर साहब थे, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि यार ये बहुत नई अद्भुत चीज़ें आप लोग बनाते हैं। आपको क्या लगता है कि पुरातत्व विभाग अभी जो सरकारें काम कर रही हैं, या इस विभाग में जितना काम हुआ, क्या वो ठीक हो रहा है या और भी कुछ उसमें बदलाव की ज़रूरतें हैं? नहीं, अभी ऐसा है, बदलाव तो समय के हिसाब से हर चीज़ में होता है। अब इतने आजकल आधुनिक साधन हो गए, आजकल काम ज़्यादा होने लगे, चाहे प्रकाशन हो, चाहे उत्खनन हो, कई सी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ चीज़ें तो वैसी उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम पुरातत्व उत्खनन करेंगे तो उसकी टेक्निक वही रहेगी, मैनुअल करनी पड़ी। दूसरे में भले से हम लोग कंप्यूटराइज काम हम लोग कर सकते हैं इसमें। अच्छा, मतलब बदलाव के भी, और शासन स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर भी आपको ऐसा लगता है कि और कुछ विभाग का स्वरूप बड़ा होना चाहिए, कि हमारा देश भी बहुत बड़ा है। इसमें मेरा ये कहना है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश का सबसे बड़ा ये उत्खनन करने वाला, ये शोध करने वाला संस्थान है। इन्होंने बहुत काम किया, इनके पास काफ़ी लोग भी है, काम करने वाले भी है। हालांकि ये है पहले से आज के समय काम ज़्यादा भी हो रहा है और अच्छा भी हो रहा है। क्योंकि ऐसा है जो पहले जो हम काम 10 दिन में करते हैं, आज 2 दिन में हो जाता है। किसी साइड पे जाना तो हमें पैदल जाना पड़ता है, आज साधन मिल जाते हैं, तो काम हो रहा है उसमें डबल हो जाता है। तो काम की प्रोग्रेस उस समय से बहुत बड़ी है। यदि उस समय भी यदि इतनी प्रोग्रेस होती तो हम भी उतना काम करके देते अब। क्योंकि हमारा ओरछा है, मांडू है, ये भी बहुत ही प्रेस्टिजियस मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे यहाँ के। बहुत से क्या है कि पहले इतना लोगों को जागरूकता नहीं थी, न पर्यटकों को थी, लेकिन आज शासन ने इतना काम किया है कि इनको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर दिया है उनको। तो वो पर्यटन को बढ़ा दिया। वर्तमान सरकार भी यही कर रही है, पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, जिसमें लोगों को रोजगार भी मिलता है, ज्ञान मिलता है, सब कुछ मिलता है। आज देखिए, आज मॉन्यूमेंट से कितने हेरिटेज है, आज कितने लोग उसके लिए कमा रहे, बहुत लोग कमा रहे। वहाँ होटल मैनेजमेंट है, भोजनालय वाले, धर्मशाला है, दुनिया भर के जो चीज़ें हैं, आज देखो रोजगार के भी साधन है। ये सब संभव हुए कि वो सब लोगों ने एक आपस में एक समझौता का कोऑर्डिनेशन किया है। पुरातत्व विभाग हो, राज्य शासन हो, पर्यटन विभाग, सब मिलकर आज काम करके उस क्षेत्र को विकास कर रहे हैं। तो पर्यटन में और रोजगार में हर क्षेत्र में इसका विकास हो रहा है। और वर्तमान समय जो सरकार है, मोदी सरकार भी है, हमारे यादव जी की सरकार भी है, सीएम साहब भी, ये बड़ा इसमें पर्यटन क्षेत्र में बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत इच्छुक हो, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पर्यटन का उद्योग लगाए। वो विश्व भर में पर्यटन को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। आप इतना पूरा देश घूमे होंगे, विदेश भी हो सकता है गए हों देखने चीज़ें, तो आपको हमारे यहाँ एक विश्व धरोहर में आप, अगर आपसे कहा जाए कि कोई 2, 5, 7, 10 नाम लें, तो आप देश के से कौन से धरोहर को मानेंगे? ऐसा है, हर अपने आप में एक अपने अलग निशानी रखती है। चाहे अजंता की एलोरा हो गुफाएँ हैं, या एलिफेंटा की गुफा हो, या कहीं की भी ऐसी हो, वो अपने आप में एक अनूठी है, उसको कोई बराबरी नहीं करता। सांची के स्तूप का कोई बराबरी नहीं कर सकता, भीमबेटका की कोई बराबरी नहीं कर सकता, खजुराहो के मंदिरों की कोई बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि ये विश्व धरोहर स्मारक तब कहलाएंगे जिसके मुकाबले दूसरा कोई ना हो। आज यूनेस्को ने कुछ अपने किलों को भी किया है, लेकिन उसको एक्सटेंशन किया। जैसे कुंभलगढ़ का किला, जो महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है, तो उसको तो वर्ल्ड हेरिटेज में लिया, लेकिन उसके साथ एक्सटेंशन में चित्तौड़ का कभी किला लिया है और जैसलमेर का भी लिया है। क्योंकि उतना तीनों का इतना महत्व है जितना अन्य किलों का महत्व नहीं है। उसी प्रकार खजुराहो में इतने मंदिरों के समूह है, इतना उनका महत्व उतना और न करने का नहीं है। तो जिनका महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक अपने आप में प्रतिनिधित्व उस कला करेगा, उसका महत्व ज़्यादा होता है, वो विश्व धरोहर की श्रेणी में शीघ्र आएगा। वो देखा जाए तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से 3 विश्व धरोहर स्मारक हैं, और कुछ जो बाकी के टेंटेटिव लिस्ट में जो कभी भी भविष्य में लाइन में आ सकते हैं, जिसमें ओरछा भी है, मांडो भी है, ग्वालियर फोर्ट भी, ऐसे कई हैं। जबलपुर के आसपास का भी क्षेत्र है, ये पचमढ़ी का भी, ऐसे कई है। वो 3 भीमबेटका, सांची
और खजुराहो के मंदिर, ये विश्व धरोहर में पूर्ण रूप से लिए हुए हैं। आपके साथ पूरी बातचीत में डॉक्टर साहब ऐसा लगा जैसे हम टाइम मशीन में बैठ के हजारों साल पीछे चले गए हैं। ये तो ऐसा है, हमारा सौभाग्य है, सभी का सौभाग्य के आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि हमें आप लोगों के बिना भी अधूरे हैं, क्योंकि यदि हमारी चीज़ को कौन फैलाएगा, आप लोग ही फैलाएंगे। और बातचीत में ये भी समझ में आया कि पत्थर बेजुबान नहीं होते हैं, वो हमारे पुरखों की गवाही देते हैं। मूक भाषा में बोलते हैं, अपनी मूक भाषा। समझना है, और शांति का संदेश देते हैं दुनिया को। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे TV 27 न्यूज़ चैनल से बातचीत। नमस्कार।